चलिए आज का टॉपिक है हमारा कोगुलेशन। और वो कोगुलेशन कितने तरीक़ों से हो सकता है ये हमने यहाँ पे लिखा है। और फिर कोगुलेशन से ही रिलेटेड हम एक रूल पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, हार्डी-शुल्ज़े रूल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोगुलेशन क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्कंदन। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसमें चार्ज होता है। क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है और वही चार्ज जो है उन पार्टिकल्स को फ्रीली मूव कराता है और वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है उस सॉल्यूशन को, कोलोइडल सॉल्यूशन को। अब अगर मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, कुछ ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दूं जो अंदर जा करके उन कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है, चाहे प्लस या माइनस हो, आपको जो मिलाना है ना वो अपोजिट चार्ज वाला रहना चाहिए, तो वो उसको जा करके कैंसिल कर सके। जैसे मान लीजिए अंदर के जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, मान लो उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आप जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे वो प्लस चार्ज वाला होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही वो अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कैंसिल करेगा और सारे पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे, अनचार्ज हो जाएंगे, उनके चार्ज खत्म हो जाएंगे। और चार्ज खत्म हो जाएंगे तो फिर वो चुपचाप क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। यही घटना कहलाती है स्कंदन। कोगुलेशन मतलब होता है, कोगुलेशन को आप प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, मतलब अवक्षेप बन के बैठ जाना, नीचे जम के बैठ जाना। क्योंकि ना जब तक उनमें चार्ज था तब तक वो बढ़िया फ्री होकर के इधर उधर सॉल्यूशन में घूम पा रहे थे, एक दूसरे को रिपल करते हुए। तो उनमें चार्ज होना उनके लिए प्लस पॉइंट था, वो उनको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा था, नीचे बैठने से उनको रोक रहा था। लेकिन अगर हम उनमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें जो उसके अपोजिट चार्ज वाला हो, विपरीत चार्ज वाला हो, तो वो उसके कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, प्लस माइनस खत्म करके उसको नीचे जमा के बैठा देगा। समझ में आया कि नहीं? और ये काम आप कई तरीकों से कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अनेक तरीकों से हम कोगुलेशन को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे पहला दिख रहा है आपको म्यूचुअल कोगुलेशन। इसमें क्या पता है, म्यूचुअल कोगुलेशन में जैसे अभी मैं आपको बताया कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए जो उसके चार्ज को खत्म करे। आप कोगुलेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बताओ कैसे? आप दो कोलोइडल सॉल्यूशन लीजिए अलग अलग बर्तन में, दोनों अपोजिट चार्ज वाले हों, ठीक है, और एक दूसरे को मिला दीजिए, यानी दोनों को एक साथ ऐसे करके मिला दो, तो सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। क्योंकि दोनों दोनों कैसे वाले लिए अपन, दोनों हाँ अपोजिट चार्ज वाले। अगर आप दो कोलोइडल सॉल्यूशन लो तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को समाप्त कर देंगे और दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दोनों कोगुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोगुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बहुत सरल है, बहुत ईजी है। जैसे इसमें लिखा है बुक में, एग्जाम्पल के लिए आप देखो, FeOH थ्राइस और AH2S3, FeOH थ्राइस और AH2S3, आप उनको जब मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। दूसरा क्या लिखा है बताओ, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें यू शेप का नली लिए थे, यू शेप का ट्यूब लिए थे, और उस यू शेप के ट्यूब में हम लोग क्या किए थे बताओ आप, ऐसे यू शेप का ट्यूब लिए थे, दो ठोक इलेक्ट्रोड लगाए थे, याद है आपको? और ये ऐसे बैटरी लेकर, सॉरी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और ऐसे किए थे। तो अंदर के जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा करके न्यूट्रल हो जाते थे। सोचो, मतलब कुल मिलाकर सर कोगुलेशन कराने के लिए आपका एक सूत्री कार्यक्रम ये होना चाहिए कि आप कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को एनी हाउ खत्म करो, चाहे वो किसी भी तरीके से करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस से खत्म करो, म्यूचुअल कोगुलेशन कर दो। कुल मिला के आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अगर आपको कोगुलेशन कराना है तो आप कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को, जब तक उसमें चार्ज रहेगा ना वो शांति से नहीं बैठेगा, जम के नीचे चुपचाप नहीं बैठेगा, वो घूमते रहेगा। चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हुए एक दूसरे की गति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, चार्जेस जो है, जैसे मान लो कोलोइडल पार्टिकल्स पर माइनस चार्ज है तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करने का मतलब वो एक दूसरे को शांति से बैठने नहीं देगा, वो और रिपल कर करके एक दूसरे को दूर फेंकेगा, यानी कि वो गति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन अगर हमको बैठाना है तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि किसी तरीके से उनके चार्ज को खत्म किया जाए। हाँ, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी तो यही होता था ना, हम कोलोइडल पार्टिकल जो है वो किसी एक
अब मतलब अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा करके अपने चार्ज को लेन देन जो भी है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन देकर, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेकर किसी भी तरीके से अपने चार्ज को खत्म करते थे। अगर ये काम मैं थोड़े ज़्यादा समय तक करूँ, ज़्यादा समय तक मतलब कि धीरे धीरे सारे पार्टिकल, भाई शुरुआत में कुछ पार्टिकल जाएंगे, एक सब के सब नहीं पहुंचेंगे, तो अगर मैं थोड़ा इंतजार करूं तो धीरे धीरे मैं देखूंगा कि सर सारे पार्टिकल्स जा करके कुछ समय लगेगा सारे पार्टिकल्स को किसी एक इलेक्ट्रोड तक जाने में और अपना चार्ज वहाँ लेन देन करके न्यूट्रल जाने में कुछ समय लगेगा। और इस प्रकार सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं अनचार्ज हो जाएंगे, धीरे धीरे सबके सब इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और अपने चार्ज को खत्म करेंगे। और जब सब अनचार्ज हो जाएंगे तो अब उनमें गति करने का कोई कारण नहीं बचेगा और वो चुपचाप शांत नीचे बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? सही में समझ में आ रहा है? तो बहुत सरल है ये। और बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, जो हम लोग डायलिसिस पढ़े थे जिसमें एक बैग लटकाए थे हम लोग, याद है आपको? डायलिसिस पढ़े थे जिसमें एक बैग था, आजू बाजू से पानी के आने और जाने के लिए द्वार बने थे, याद है आपको? सॉल्वेंट, हाँ। और यहाँ पे एक बैग था, याद करो, डायलिसिस बैग जिसको हम कहे थे। और हमारा उद्देश्य इसमें ये था कि उस बैग के अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशन भरा है उसमें से उनकी इम्प्योरिटीज़ को हटाना। ठीक है, जब आप उनमें से उनकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दोगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के कारण भी कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर किसी तरीके से आप, अच्छा ये काम भी आपको लंबे से प्रोलॉन्ग लिखा है, यानी लंबे समय तक अगर आप इस घटना को जारी रखोगे तो आप देखेंगे कि अंदर में से जब पूरी की पूरी जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगी तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो शांत होकर के धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो अब उसमें गति करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं बचा है। जब तक वो इलेक्ट्रोलाइट्स थे तो उनको गति करवा रहे थे, जब वो बैठ जाएंगे तो उसकी गति समाप्त हो जाएगी, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। कुल मिला के हमारा जो सब में जो चल रहा है वो काम एक ही है कि हम उनको किसी भी तरीके से प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, उनके चार्ज को समाप्त कर रहे हैं। अब क्या है, बाय बॉइलिंग, जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉयल करोगे तो बॉयल करते से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स अपने डिस्पर्सिव फेस के साथ टकराएंगे, तो टकरा टकरा के करके भी वो एक दूसरे के चार्ज को खत्म करते हैं। याद रखना, जब एकदम टकराएंगे ना तो उनका चार्ज धीरे धीरे कम होकर खत्म होता है। तो इस तरीके से भी आप उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हो। और पांचवा जो लास्ट लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने सबसे शुरू में पढ़ा। जो हमने कोगुलेशन की डेफिनेशन को जिस तरीके से हमने समझाया वो यही था कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में आप क्या करो, इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। सबसे सिंपल मेथड है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ जिन पर जो चार्ज हो वो कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज का अपोजिट हो, ये मेन जरूरी है। सेम चार्ज का मिलाओगे तो कहाँ से न्यूट्रल होगा सर? सरल है ना? तो आप, तो इलेक्ट्रोलाइट मिला देने से वो सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जावे और नीचे बैठ जावे। इसी घटना को स्कंदन कहेंगे, स्कंदन, कोगुलेशन। अब अब जो हम मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हम ये पता कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हैं सर उस पर जो चार्ज है, उस पर जो चार्ज है मतलब वो आयनिक फॉर्म में, आयंस में तो चार्ज रहते हैं ना, जैसे Na+, Cl-, Sn4+, Ba2+, जो भी है चार्ज मतलब उस पर आयंस हो, चाहे प्लस या माइनस हो, जो भी हो। तो हार्डे-शुल्जे ने एक नियम दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हैं अंदर में, जो उनको जा करके बैठाने वाला है, प्रेसिपिटेट कराने वाला है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की शक्ति कितनी होगी, मतलब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, जल्दी बैठाएगा, लेट से बैठाएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस बारे में जानकारी देने के लिए हार्डे-शुल्जे ने नियम दिया। क्या नियम दिया वो सुनो। तो सबसे पहला नियम ये है कि जो ये पता तो चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपोजिट चार्ज वाले होने चाहिए। दूसरा दूसरा जो इम्पोर्टेंट नियम ये है वो ये है कि ना, जो इलेक्ट्रोलाइट हम उसमें मिला रहे हैं उसकी उसकी इन कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने की शक्ति जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बार में समझ में आएगा, देखना। ठीक है, अब भी एग्जांपल देके समझाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखो,
जो AS2S3 है, क्या है AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। आप इनको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3AS, सॉरी 2AS3 प्लस और 3H2 माइनस, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब इस माइनस चार्ज को बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं चलो प्लस मतलब मैं कुछ ऐसा चीज मिलाऊंगा जिससे मेरे को पॉजिटिव आयंस मिले जो कि इस नेगेटिव आयंस को समाप्त कर सके। तो मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ। मेरे पास है ये स्टेनस 4+, ठीक है, और एक है मान लो Ba2+, एक है मान लो Na+, और एक मैं कोई 3 वाला ले लेता हूँ, Al ले लेता हूँ, चलो Al++ और Ba2+, ठीक है। क्वेश्चन ये है सर कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन को उसके जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको कोगुलेट करने के लिए इनमें से किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, ये प्रश्न है। यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इनमें से कौन सा आयन उसमें डालें जो इनको फास्ट और तेजी से क्या कर सके, बैठा सके। तो आप दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा चार्ज है, -2, ठीक है। अगर मैं ये वाला डालता हूँ तो इसमें +4 है, तो ये एक साथ दो लोग को निपटा देगा, क्योंकि देख एक तो का इसमें कितना माइनस है, 2 माइनस, और इसमें 4+ है। तो 4+ को जब एक ठोक आयन 4+ वाला जाएगा ना, तो अब एक साथ दो ठोक को खत्म करेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 माइनस, तो 4- हुआ, बात समझ रही है। अब ये वाला जाएगा तो क्या करेगा सर, तो Al ट्रिपल प्लस के अगर 2 पार्टिकल जा रहे हैं तो टोटल 6+ हो गए, तो 6+6- को खत्म करेगा, मतलब ऐसे ऐसे 3 लोग को एक साथ खत्म करेगा वो, क्योंकि 2 एक ठोक में 2 माइनस है, तो 3 ठोक में कितना माइनस हो जाएगा, 6- को 6+ खत्म करेगा ना। ये जाएगा तो ये एक जन निपटाएगा बस, क्यों, 2+ है और उसमें क्या है, तो एक पार्टिकल को कोगुलेट कर सकता है। और अगर ये जाएगा अंदर तो ये जाएगा अंदर ना, तो ये अकेला उनको नहीं निपटाएगा, बल्कि 2 Na+ मिल करके एक H2- को कोगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 2- है, एक ठोक पार्टिकल में 2- है, टाइम और लगेगा और पार्टिकल्स की संख्या भी ज़्यादा लगेगी। मतलब मैं पूछूंगा सबसे फास्ट कोगुलेशन की शक्ति किस में है, इसमें SN4+ में, जिसका एक पार्टिकल अंदर जाकर के 2 पार्टिकल को एक साथ न्यूट्रल करा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोगुलेशन शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आयन होगा, आयनों का आकार, जो आयन जिसमें सबसे ज़्यादा चार्ज होगा ना, +4, समझ जाओ वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल करेगा अंदर जाके, बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो ना, 50 ठोक SN4+ कितने कितने सल्फाइड माइनस को निपटा देंगे, 100 ठोक, है ना, डबल है उससे, समझ में आया कि नहीं। ये आपके बुक में आप देखेंगे क्रम दिखा है, धन आयनों का क्रम आप देखो हार्डिश नियम में दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा। ऐसे ही आप धनावेशित सॉल यानी FeOH3 के लिए देखेंगे, अगर अपन चलिए देखते हैं, धनावेशित सॉल है ना, इसमें Fe++ रहेगा, ये वाले सॉल से हमको Fe++ आयन मिलेगा, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स प्लस चार्ज है, और इस प्लस को खत्म करने के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे वो ऑब्वियसली बात है माइनस चार्ज वाला होगा। अब उसके लिए माइनस चार्ज का ऑर्डर आपको दिया है, FeCN6 4-, ठीक है, दिख रहा है, PO4 3-, और क्या दिया है, SO4 2-, और Cl-। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सेम वही काम होगा कि सर जिसके में आयन ज़्यादा होगा वो जल्दी जा करके काम करेगा, एक साथ ज़्यादा पार्टिकल्स को ख़त्म करेगा। इसमें 4- 3+ है, कैसे होगा काम बताओ, मैं बताऊं, ऐसे ऐसे 3 पार्टिकल्स, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, ऐसे ऐसे 3 पार्टिकल्स हो गए, तो एक ठोक में 4- है, 12- हो जाएगा। वो जा करके ऐसे ऐसे 4 लोग को न्यूट्रल करेगा, क्योंकि एक में 3+ है, तो 4 ठोक में
4 ठोक में 12 प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस को खत्म करने के लिए 12 माइनस चाहिए, मतलब इसमें के 3 पार्टिकल्स उसके 4 पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि इसका 3 पार्टिकल मिला के 12 माइनस हो रहा है और उसमें का 4 पार्टिकल मिलके 12 प्लस हो रहा है, तो 12 माइनस से 12 प्लस नहीं न्यूट्रल होगा क्या, बताओ। समझ? अच्छा बताओ, ऐसे से कितने पार्टिकल इनको न्यूट्रल करेंगे, एक को एक ही न्यूट्रल करेगा, एक को एक न्यूट्रल करेगा, मतलब 4 को न्यूट्रल करने के लिए 4 लगेंगे और इसमें क्या था, 4 को न्यूट्रल करने के लिए 3 लग रहे थे। थोड़ा दिमाग लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। चलो बताओ ये क्या करेगा, इसको कैसे न्यूट्रल करेगा। वेरी गुड, ऐसे से 6 पार्टिकल्स इसके 4 को करेंगे, क्यों, ऐसे से 6 लोगे मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, 12 माइनस, एक ठोक में 2 माइनस, तो 6 ठोक में 12 माइनस, और एक ठोक में 3 प्लस, तो 4 ठोक में 12 प्लस, तो 12 माइनस को 12 प्लस निपटाएगा, तो इसके 6 पार्टिकल्स जाकर के इसके 4 पार्टिकल्स को निपटाएंगे। सोचो मैं जो बोल रहा हूँ ऊपर से जा रहा है क्या। कहने का मतलब सीधा एक ही सिंपल सी बात समझ लो कि जिसके में आयन वो जल्दी निपटाएगा, जल्दी न्यूट्रल करेगा, जल्दी उस सॉल्यूशन को शांत करके बैठेगा, समझ में है। तो कोगुलेशन शक्ति इसकी ऐसे ये क्रम होगा, इसमें भी ऐसे क्रम होगा, और बस यही आपका हार्डी-शुल्ज़ नियम हो गया। हार्डी-शुल्ज़ नियम के 2 भाग हैं। पहला भाग यही लिखा है कि कोगुलेशन, जिस भी कोलोइडल सॉल्यूशन का आपको कोगुलेशन करना है तो मिलाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट उसके चार्जेस से अपोजिट चार्ज वाला होना चाहिए, मतलब उसके आयन इनके आयन से अपोजिट होने चाहिए। और दूसरा नियम यही है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो स्कंदन शक्ति है, जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेशन करने की शक्ति है, वो उस इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित आयनों पर डिपेंड करती है। आयन जितने ज़्यादा होंगे, आयनों पर जो चार्ज है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। तो उसमें क्रम दिया है कि सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर, ये प्लस ऑर्डर का क्रम, प्लस आयन का क्रम किस लिए, किसी नेगेटिव सॉल्व को कोगुलेट करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम लोग पॉजिटिव आयन इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव जो सॉल्व रहेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा, उसके लिए हम नेगेटिव आयन का इस्तेमाल करेंगे। तो बस नेगेटिव पॉजिटिव बदल रहा है, काम वही हो रहा है, मतलब दोनों में जो मेन चीज़ है ना वो वही है कि कोगुलेशन कराने के लिए आपको आयनों पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना कोगुलेटिंग पावर उस आयन का ज़्यादा होगा। समझ में है कि नहीं, पक्का, कोई डाउट। ठीक है मैडम, ये हो गया, तो ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।